हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे और टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 गिल्लू पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें और चैप्टर 3 पाठ का नाम है गिल्लू, अध्याय को खोलें। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ाने से पहले इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में मैं कुछ चर्चा कर दूं। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ और वे उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में उनका जन्म हुआ था। वे आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक थी। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और छायावाद के 4 कवियों में भी इनकी गिनती होती है। 4 कवियों का नाम है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लेखिका के जन्म और उनकी लेखनी का असर जो है वो हम सभी पाठकों के सामने मौजूद है और हमने बहुत सारी उनकी रचनाएं पढ़ी भी हैं। आपने भी पढ़ी हैं। पिछली कक्षाओं में आपने सोना पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हिरण के बारे में उन्होंने वर्णन किया था, जिसका नाम वे सोना रखी थी। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि लेखिका जो है उन्हें पशु पक्षी और जानवरों से काफ़ी लगाव था और उनकी रचनाओं में ये सभी का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है और उन्हीं में से एक है गिल्लू। जैसे कि नाम से आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे, गिल्लू ये क्या पाठ का नाम है और इसमें किस के बारे में वर्णन किया गया है। तो गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और यह नामांकन जो है वो लेखिका द्वारा किया गया है। गिलहरी का ही नाम उन्होंने गिल्लू रखा है और जिसको वे अपने घर पे पालन पोषण की अपने साथ उसको रखती थी। तो उनके घर में बहुत सारे जानवर रहते थे, गाय, हिरन, गिलहरी, कुत्ता, पशु पक्षी बहुत सारे उनके घर में देखे जाते थे और उनको जानवरों से काफ़ी प्रेम और लगाव था। ज़्यादातर समय उनको इन्हीं के बीच में बीतता था, इन्हीं सभी की देखरेख में वे अपना समय व्यतीत करती थी और इसकी चर्चा वे अपनी रचनाओं में भी की है। तो आज उन्हीं की ये रचना, लिखित रचना, जिसका नाम है गिल्लू और जिसमें वे एक छोटी सी गिलहरी के बारे में चर्चा की है, बताई हैं कि किस तरह से गिल्लू को उन्होंने देखा और उसका पालन पोषण किया और किस तरह से गिल्लू का उनके साथ लगाव हो गया। तो ये सभी बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे और साथ ही साथ बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य जो है लेखिका का वो यही है कि अगर हम जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे, उन्हें अपनापन देंगे, तो उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, वे भी हमसे उतना ही लगाव करेंगे, उतना ही प्रेम करेंगे। तो इस तरह से हमें जानवरों से, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी देखभाल और उनका संरक्षण भी करना चाहिए, ताकि वे प्रकृति की ये सभी जो है वो अमूल्य धरोहर है। तो ये हम सब का भी दायित्व होता है कि हम उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें। तो बच्चों, इस पाठ को अब आगे हम पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप लोग इस पाठ पर ध्यान दें। सबसे पहले गिल्लू
आपको सामने मैंने रखा, एक गिलहरी का नाम था जिसको लेखिका ने नामकरण किया था। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही का पौधा है जिसमें आज एक पीली कली लगी हुई है। एक पीली कली जो है वह खिली हुई थी सोन जूही में, और इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। तो यह घटना के बारे में लेखिका बता रही हैं कि मैंने जब अपने घर के सामने सोन जूही के पौधे पर पीली कली को देखा खिले हुए, तो मुझे अचानक, अनायास मतलब अचानक, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आना। छोटे जीव का मुझे अचानक से याद आ गया। उस कली को देखकर एक एक शब्दों के बारे में आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। सोन जूही पर लगी यानी खिली हुई पीली कली को देखकर लेखिका के मन में अचानक, अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया यानी याद आ गया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। सघन मतलब काफ़ी घना और हरितिमा मतलब हरियाली। तो अगर बच्चों आप अगर चाहें तो मैं जो शब्दों का अर्थ मैं बताती हूँ उसे आप अपनी कॉपी में लिख कर भी रख सकते हैं, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें इस पाठ को पढ़ते समय। तो सघन काफ़ी घना, हरितिमा हरियाली। तो वह जो छोटा सा जीव था वो इस सोन जूही की लता के घनी हरियालियों में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और अचानक लेखिका के जब वहाँ पहुँचती थी सोन जूही की पौधे के पास, तो उनके कंधे पर अचानक से कूदकर लेखिका को चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यहाँ लेखिका कहती हैं कि उस समय मैं वह पीली कली को ढूंढा करती थी कि आज सोन जूही की पौधे पर वह पीली कली मुझे दिखे। मैं उसको खोजती थी, ढूंढती थी, लेकिन आज लेखिका को उस छोटे से लघु प्राण मतलब उस छोटे से जीव की खोज है जो कि इस दुनिया में नहीं है। और आज उस सोन जूही की पीली कली को देखकर लेखिका को उस जीव की याद आ जाता है, जो जीव आज इस दुनिया में उनके साथ नहीं है, लेकिन पीली कली जो लगी हुई थी सोन जूही पर, उसे देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव का याद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह छोटा सा जीव जो है उस सोन जूही की लताओं के नीचे, हरी भरी लताओं के नीचे वह छिपकर बैठता था और अचानक से लेखिका के कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तो अब बच्चों आगे हम जानेंगे उस छोटे से जीव के बारे में कि किस तरह से वह नन्हा सा जीव लेखिका को मिला और उसकी वे देखरेख कैसे की। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। परंतु वह जो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि कौन जाने जो जीव आज इस दुनिया में नहीं है, वह नन्हा सा जीव, वही आज इस पीली कली के रूप में सोन जूही पर दिख रहा है और वही मुझे चौंकाने का काम कर रहा है। यानी उसे देखकर मैं, जिस तरह से वह मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, आज मैं उस कली को देखकर मुझे उसकी याद आ रही है कि हो सकता है वही छोटा सा जीव का पुनर्जन्म जो हुआ है इस कली के रूप में इस पौधे पर दिखने को मिल रहा है।
लेखिका का कहना है कि वह छोटा सा नन्हा सा जीव जो अभी इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है, हो सकता है उसका पुनर्जन्म हुआ हो और वह आज इस पीली कली के रूप में मुझे सोनजूही पर दिख रहा है। ठीक है। अचानक एक दिन, अब यहाँ से बच्चों हम जानेंगे उस छोटे से जीव के बारे में कि किस तरह से वह नन्हा सा जीव लेखिका को दिखा, लेखिका किस तरह से उसकी देखरेख की और उसका पालन पोषण की। तो अब हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। एक दिन की बात है, लेखिका की नज़र अपने कमरे के बरामदे में जब पड़ी तो देखती क्या है कि एक गमले के चारों ओर 2 कौवे जो हैं वो आपस में छुआ छुआवल का खेल खेल रहे हैं। यानी वे लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं और दोनों जो है वो चोंच से, अपने अपने चोंचों से वो ये खेल में व्यस्त हैं। तो लेखिका के मन में उत्सुकता जगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी काक भुसुंडी कौवे के बारे में कहा गया है। यह कौवे की प्रजाति यानी कौवे के राजा काक भुसुंडी के बारे में यहाँ लेखिका ने चर्चा किया है और उसी के ये लोग बने काग यानी कौवा जो है उन्हीं की प्रजाति का यह पक्षी है। तो काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, उस कौवे को ही बताते हुए कहती हैं कि यह एक साथ समादरित है। यानी इनको एक समय कभी समान आदर दिया जाता है तो कभी इनको अनादर भी किया जाता है। यानी कभी इनको हम लोग इनकी कर्कश आवाज़ों के कारण कभी इनको हम लोग भगा भी देते हैं, इनको अनादर भी देते हैं, इनको माने समादरित मतलब सम्मान योग। कभी ये कौवे जो हैं वो हमसे सम्मान पाते हैं और अनादरित मतलब कभी हम इनको अनादर भी करते हैं इनके व्यवहार के कारण। अति सम्मानित, अति अवमानित, और कभी कभी तो ये अति सम्मानित भी हो जाते हैं हमारे द्वारा। ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा प्रचलन है जिस कारण ये कौवे हम लोगों के द्वारा अति सम्मानित भी हो जाते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी दिया जाता है। और अति अवमानित, और कभी कभी इनकी अवमानना भी की जाती है। यानी जो इनकी बातों को जो नहीं मानते, इनकी आवाज़ जो इतनी कर्कश होती है, तो कभी कभी आप देखते हो ये काँव काँव करते रहते हैं तो घर के जो सदस्य होते हैं वो उनको उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको भगा देने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर वो लेखिका बता रही है कि हमारे समाज में ये इस तरह की प्रचलन चलती आ रही है कि कभी कभी हम कौवे को ज़्यादा सम्मान देते हैं, इन्हें सम्मान योग्य समझते हैं, कभी कभी इनका हम अनादर भी करते हैं और कभी इनको और ज़्यादा सम्मान दे देते हैं। अति सम्मानित यानी बहुत ज़्यादा सम्मान करना, और अति अवमानित जब इनकी हम अवमानना करते हैं, ये मानने योग्य नहीं होते हैं। अब वो कैसे, उसके बारे में भी बता रही हैं कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। यानी कौवे को हम लोग सम्मान और अनादर क्यों करते हैं, अब उसके बारे में यहाँ उन्होंने जिक्र किया है, चर्चा की है। हमारे बेचारे पुरखे मतलब पूर्वज न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब यहाँ बता रही है लेखिका कि हमारे पूर्वज जो हैं, पुरखे मतलब पूर्वज, जब वे धरती पर आते हैं, ऐसी धारणा है या ऐसी यह हमारे समाज में
यह प्रथाएं चलती आ रही है कि पितृपक्ष में या पितृपक्ष में सब यह हमारे कई तरह के पुराणों में यह वर्णन की गई है कि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर आते हैं और काक बनकर अवतीर्ण होते हैं और हमसे वे कुछ पाते हैं, यानी वे अपने प्रियजनों के, अपने परिवार वालों के पास जाते हैं या कौवे के रूप में ही वे भेष बनाकर आते हैं। ये ऐसी धारणा, ऐसी हमारे समाज में यह प्रचलन बन गई है कि पितृपक्ष के समय हमारे जो पूर्वज हैं वे ये कौवे के रूप में ही हमसे मिलने आते हैं और हम उनको भेंट के रूप में जो भी हमें देना होता है वो उन्हें हम देते हैं। और उस समय बच्चों आप देखते होंगे कि पितृपक्ष के समय कौवे को भोजन दिया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है और उनको खिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनके खाने से हमारे पूर्वज जो हैं वो पूर्वज की आत्मा को शांति मिलती है, वे सुकून मिलता है। तो इस तरह की धारणाएं, प्रचलन जो है वो हमारे पुराणों में वर्णित है, तो वो अभी तक जो है हमारे समाज में चलती आ रही है। तो यही बात यहाँ लेखिका ने जिक्र किया है, यानी चर्चा की है कि न तो वे गरुड़ पक्षी के रूप में आएंगे, पूर्वज क्यों नहीं आते हैं, न वे गरुड़ पक्षी के रूप में आएंगे, न मयूर के मतलब मोर के, और न ही हंस के रूप में वे हमसे मिलने धरती पर आते हैं। वे आते हैं तो किस रूप में आते हैं? अवतीर्ण होना मतलब उनका जन्म होता है, और वो किस रूप में? तो काक बनकर, यानी कौवे के रूप में वे धरती पर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और प्रायः यह तुम लोग भी देखते होंगे कि आंगन में या बरामदे में या घर के छज्जों पर या छत पर वे जो कौवे हैं वे काँव काँव करते रहते हैं। तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे कहते हैं कि लगता है आज कोई आने वाला है। वैसे तो इनकी आवाज़ कर्कश होती है, यानी बहुत खराब, सुनने में जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये हमारे दूरस्थ यानी दूर में रहने वाले प्रियजन जो हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, हितैषी हैं, उनके आने का ये संदेश अपने कर्कश आवाज़ों के द्वारा ही देते हैं, यानी हमें बताते हैं। और ये सभी घटनाएं आप प्रायः अपने घरों पर देखते होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखिका ने भी वर्णन किया है और बताने का प्रयास किया है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी तरफ जब ये काँव काँव करने लगते हैं तो इससे हम ये समझते हैं कि ये मानते नहीं है, ये हमेशा जो है वो अपनी कर्कश आवाज़ से चारों तरफ लोगों को काँव काँव करके अपनी आवाज़ों से परेशान करते हैं। तो इस तरह से ये अवमानना का काम भी करते हैं, यानी ये मानने लायक नहीं है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब लेखिका का कहना है कि अचानक, यानी काक पुराण कहने का अर्थ है लेखिका का कि यहाँ पर उन्होंने कौवे का ही जिक्र करते जा रही है, उनकी चर्चा करते जा रही है कि किस तरह से हम अपने कौवे को कभी सम्मान के रूप में, यानी कभी उनको बहुत ज़्यादा आदर देते हैं तो कभी उनका अनादर करते हैं, कभी उनको भगा देते हैं, और उनकी आवाज़ों को हम लोग हमेशा अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, यानी उनकी आवाज़ को हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो कर्कश होती है, वो मीठी नहीं होती है, जिस कारण सभी उनकी आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ पितृपक्ष के समय कौवे को अति सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यह ऐसी धारणा बनी है, हमारे समाज में चलती आ रही है, यह प्रथाएं चलती आई है
कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमसे भेंट करने कौवे के रूप में ही आते हैं, तो उनको आदर सम्मान के साथ उनको भोजन कराया जाता है और उनको भोजन कराने के बाद ही यह माना जाता है कि हमारे पितर पक्ष यानी हमारे पितर जो है या पूर्वज जो है वो प्रसन्न हुए। तो इस तरह की धारणाएं या प्रथाएं जो है वो हमारे समाज में आज भी प्रचलित रूप से चलती आ रही है। तो लेखिका करें कि जो अभी तक मैंने जो काक पुराण का जो मैंने ब्यौरा बैठा दिया, यानी इतना सारा जो मैंने कौवे के बारे में जो बातें रखने लगी, तो अचानक उसमें बाधा आई। और वो बाधा कैसे आई कि उनकी नज़र क्या पड़ी किस पर, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी यह बात करते करते अचानक सी लेखिका की दृष्टि जो है वह रखी हुई बरामदे में गमले और दीवार की संधि मतलब मेल, तो दोनों के बीच सटे हुए जगह पर, यहाँ पर चित्र में देखो बच्चों, गमले पर किस तरह से छोटी सी गिलहरी जो है वो चिपकी हुई है, सटी हुई है। तो संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी ये काक पुराण की बातें करते करते अचानक से लेखिका की दृष्टि जो है वो गमले के तरफ गई, जहाँ पर वह छोटे से जीव को देखी। और वह छोटा सा जीव कहाँ था, तो वह गमले और दीवार के से मेल यानी दोनों के बीच सटा हुआ जगह पर वो गमले के पास वह चिपका हुआ था, यानी वहाँ उसी पर वह लेटा हुआ था। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। जब लेखिका निकट जाकर देखती क्या है कि वह जीव जो है वो कौन है, तो वह गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ देखो चित्र में भी दिख रहा है कि लेखिका जो है वो गमले के पास आकर निकट आकर वह जीव को देखती हैं कि आखिर यह जीव है कौन। और देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह नन्हा सा छोटा सा जो बच्चा है वो गिलहरी का है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और उसके देखने के बाद लेखिका को लगता है कि यह जो छोटा सा जीव है वो शायद वह अपने घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो यानी वह छोटा सा नन्हा सा बच्चा गिलहरी का हो सकता है वह अपने घोंसले से गिर पड़ा है, और जिस कारण ये जो कौवे हैं उन्हें अपना आहार बनाना चाहते हैं। आहार मतलब भोजन, यानी इस छोटे से जीव को वे सभी खाना चाहते हैं। और जिस कारण ये दोनों कौवे जो हैं उस गमले के आसपास छुआछुअवल खेल रहे थे, यानी वे आपस में लड़ रहे थे कि मैं उस जीव को खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। यह बात जो है वो अब लेखिका के दिमाग में सामने स्पष्ट होने लगी कि जिस कारण कौवे जो हैं वो वहाँ पर गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअवल खेल रहे थे। और कारण क्या था कि यह छोटा सा जीव जो है वो गमले में चिपका हुआ है, सटा हुआ है, और इसी को देखकर कौवे जो थे वो उनके अपने चोंचों से उस पर वार कर रहे थे और उन्हें आहार बनाना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, काक के दव्य की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी काक के दव्य मतलब 2 कौवे थे गमले के पास, वो दोनों कौवे के 2 घाव उस छोटे से जीव के लिए काफ़ी थे। छोटा सा वो गिलहरी का बच्चा था और उस कौवे के चोंचों से वह क्या हो गया था, घायल हो गया था, क्योंकि वे कौवे जो थे उसे अपना भोजन बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जिस कारण वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा घायल हो गया था।
अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ा था, जिस कारण वह गिलहरी का बच्चा निश्चेष्टा मतलब शांत, बेहोश, यानी जिस कारण घायल होने के कारण उन कौवे के चोंचों से वह छोटा सा बच्चा घायल हो गया था, जिस कारण वह गमले से वो चिपका पड़ा था। क्यों? क्योंकि वह बेहोश हो गया था और एकदम शांत वहाँ इस तरह से चिपका था, पड़ा हुआ था। अब आगे देखेंगे हम लोग। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। यानी घर में सबने उनसे कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कौवे की चोंच से इसके शरीर पर घाव लगा हुआ है, यानी वे कौवे जो हैं इसके अपने चोंचों से इसे घायल किए हैं। इसके शरीर पर प्रहार करने के कारण उसके शरीर पर घाव लग गया है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी आप इसे छोड़ दीजिए। यह बच नहीं सकता है, यह घायल है, इसका घाव जो है वो काफ़ी गहरा है। और यह बात वहाँ पर जो भी खड़े थे उनके साथ, उन्होंने यह बातें लेखिका से कही। ठीक है, परंतु मन नहीं माना, परंतु लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, लेकिन लोगों के कहने के बाद भी लेखिका का जो मन था वो नहीं मान पाया और उस छोटे से जीव को धीरे से, हौले से मतलब धीरे से उसे उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर अब वो उसके उपचार में लग गई। तो वो उपचार क्या करें कि सबसे पहले वह रुई से उसके शरीर पर जो रक्त फैला हुआ था उसे वह पोंछकर साफ की। घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और उसके शरीर पर जो घाव हुए थे, और वो घाव क्यों हुए? क्योंकि कौवे जो थे, 2 कौवे उसके शरीर पर अपने चोंच से प्रहार किए थे। उन्हें वे उस गिलहरी के बच्चों को खाना चाहते थे, जिस कारण उनके चोंच से गिलहरी के बच्चे के शरीर पर घाव हो गया था। तो वह उस घाव से जो रक्त बह रहा था उसे वह रुई से पोंछकर साफ की, और उस समय वह क्या की, उसके शरीर पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। यानी वह घाव का मरहम होता है, वह उस मरहम को उसके शरीर पर लगा दिया। किसके शरीर पर? तो उस गिलहरी के बच्चे के शरीर पर। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। अब ये सब करने के बाद वो क्या की कि रुई की पतली सी बत्ती बनाई और बनाकर दूध में उसे भिगाया। दूध में भिगाकर उसके मुख पे, यानी उसके मुंह में उस रुई की बत्ती से दूध डालने का प्रयास कर रही थी, ताकि उसके मुख के अंदर दूध जाए। पर मुंह खुल न सका, लेकिन चूँकि वो काफ़ी घायल था, इस कारण उसका मुंह खुल ही नहीं पा रहा था और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। और जब वो रुई से दूध की बूंदें उसके मुख में डालती तो मुख न खुलने के कारण वो दोनों तरफ से, यानी मुख के दोनों तरफ से दूध की बूंदें जो है वो नीचे की तरफ लुढ़क जाती थी, गिर जाती थी। कई घंटे के उपचार के बाद उपरांत मतलब बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी कि कितने घंटे बीत जाने के बाद उपचार चलता रहा है। उस गिलहरी का उपचार करने के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी टपकाया जा सका।
तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर और इस तरह से तीसरे दिन 3 दिनों के बाद वह गिलहरी का बच्चा जो है वह जाकर स्वस्थ हुआ, यानी उसकी चोट जो उस पर शरीर पर जो चोट लगा था, जो घाव हुआ था, वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ। तो बच्चों, यहाँ तक मैं आज इस पाठ को पढ़ाई हूँ, तो आप इस पाठ को घर पर ज़रूर पढ़ें और जो भी बातें मैं आपके समक्ष रखी तो उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छी और रोचक ये बातें जो है वो इस पाठ को पढ़ने से आपको मिलेगी कि किस तरह से हमें जीवों के प्रति प्रेम और लगाव करना चाहिए। प्रेम के साथ अगर हम अपने जीवों को पालन पोषण करेंगे तो वे भी हमारे साथ उतना ही प्रेम और लगाव हमें देंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस पाठ को ज़रूर समझे होंगे।